हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब इसमें पहले से एफिशिएंसी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया होगा, या तो डायरेक्टली दी होगी या इंग्लिश में लिखा होगा और हम उससे कुछ ना कुछ डिराइव कर लेंगे। 2 बंदे होंगे, 3 बंदे होंगे, जितने भी होंगे इसमें, बट उनकी एफिशिएंसी हम स्टार्टिंग में ही पता लगा लेंगे। जो हम इससे पहले क्वेश्चन करते रहे हैं उसमें डेज़ दिए होते थे, फिर हम एलसीएम लेते थे, एलसीएम से निकल जाता था टोटल वर्क, फिर हम एफिशिएंसी निकालते थे। यहाँ एफिशिएंसी पहले निकलेगी फिर टोटल वर्क निकलेगा। ये 2 चीज़ें तो निकालनी पड़ती हैं हर क्वेश्चन में, उसके बिना आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। तो देखते हैं ये वाली टाइप कैसे की जाती है। फर्स्ट लाइन में बोल रहा है ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट दैन बी। ए जो है बी से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट मतलब ज़्यादा काम करता है। इफ़ बी कैन कम्प्लीट दिस वर्क इन 24 डेज़, अगर बी इस काम को 24 दिन में कर सकता है तो बताओ दोनों जने मिलके कितने समय में कर देंगे। टाइम ही पता लगाना है ए प्लस बी का कि कितने समय में करेंगे, बट पहले काम तो पता चले कितना करना है। तो यहाँ काम डायरेक्टली नहीं निकल पाएगा बिकॉज यहाँ पे एलसीएम ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ एफिशिएंसी से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे अच्छे से। बोल रहा है ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट दैन बी। तो ए और बी की ही बात हो रही है और ए ज़्यादा एफिशिएंट है। कितना ज़्यादा एफिशिएंट है? 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। इट मीन्स कि अगर बी 100 चेयर्स पर डे बनाता है तो ए 140 चेयर्स पर डे बनाएगा। ज़्यादा एफिशिएंट का तो यही मतलब होता है। और 40% ज़्यादा एफिशिएंट था परसेंट में, तो मैंने बी को 100 मान लिया, तो ए विल डेफिनेटली भी 140। परसेंटेज का क्वेश्चन बन गया ना ये स्टार्ट से। तो परसेंटेज में हम एज्यूम क्या करते थे? 100 करते थे। ए डिपेंडेंट है बी पे, मतलब जब तक आप बी की एफिशिएंसी नहीं पता लगा पाओगे आप ए की बता ही नहीं सकते। ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट किससे है? बी से है ना, तो बी पे डिपेंडेंसी है ना सारी क्वेश्चन की। तो बी मैंने लेट कर लिया 100, तो ए कितना आ जाएगा? 140। बट ये कुछ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं है। चलो इनको कट करते हैं और थोड़ा छोटा बनाते हैं। तो 1 0 यहाँ से काट दो, 1 0 यहाँ से काट दो। अभी भी 10 और 14 कट रहे हैं, चाहो तो नहीं काटो, कोई इशू नहीं है, तब भी आंसर आ जाएगा। बट हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल छोटी रहे, तो ये अभी भी कट रहे हैं। 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ए की एफिशिएंसी आएगी 7, बी की एफिशिएंसी आएगी 5। ये अभी भी इससे 40% ज़्यादा है। काटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशो फॉर्म में होती हैं 2 चीज़ें, काट लोगे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब मुझे पता है बी पूरे काम को कितना समय में ख़त्म कर देगा? 24 दिनों में पूरे काम को। तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा कि बी से काम करवाओ कितने दिन? 24 दिन। अगर हम बी से 24 दिन काम करवाते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो करवा देते बी से। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो बी की जगह 5 रख दो इंटू 24, टोटल वर्क आ जाएगा 120 चेयर्स। बी की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय बी कितने दिन ले रहा काम करने में। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? एक दिन में कितना काम कर रहे हो आप। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हो मल्टीप्लाइड बाय आप कितने दिन काम कर रहे हो, उससे पता चल जाता है कि पूरा काम कितना था। तो पूरा काम पता चल गया 120 चेयर्स। ये किससे बनवानी है? ये बनवानी है इन दोनों से मिलके। तो ये दोनों मिलके कितनी बना रहे हैं एक दिन में? ये दोनों मिलके बना रहे हैं 12 चेयर्स पर डे। ए 7 बना रहा है, बी 5 बना रहा है, तो दोनों मिलकर 12 बना रहे हैं। बनवानी कितनी है? 120। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 120/12। तो 12 1 ज़ा 12 10 ज़ा 10 डेज इज़ योर आंसर। कुछ भी नहीं करना है। ए और बी की एफिशिएंसी का अंदाज़ा मेरे को पहली लाइन से हो चुका था। बोला था ए ज़्यादा एफिशिएंट है। कितना ज़्यादा एफिशिएंट है? 40%। 40% का मतलब होता है अगर बी 100 चेयर्स पर डे बनाएगा, ए विल डेफिनेटली मेक 140 चेयर्स। तो मैंने 100 और 140 को काट लिया, तो 7 और 5 आ गया। 7 और 5 उनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी मतलब एक एक दिन का काम। एफिशिएंसी के बाद दूसरी रिक्वायरमेंट है मेरी टोटल वर्क निकालने की। टोटल वर्क के लिए उन्होंने बोला था कि बी पूरे काम को 24 दिन में ख़त्म कर देता है, तो मैंने बी से 24 दिन काम करवा दिया। बी की एफिशिएंसी निकाल ली थी 5, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया, 120 चेयर्स आ गया टोटल वर्क। अब ये 120 काम किससे करवाना था? ए प्लस बी से। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं एक दिन में? 12। एक दिन में 12 कर रहे हैं। 120 चेयर्स बनाने में 10 दिन लेंगे। करते हैं 3-4 क्वेश्चन। मतलब इस पर कोई 12 टाइप्स बन जाएंगे टाइम एंड वर्क में, क्योंकि मैं हर एक टाइप को टच करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कुछ आपका छूट जाए। एग्ज़ाम में नो डाउट एक ही क्वेश्चन आना है, बट वो कहाँ से आना यू नेवर नो। तो तैयारी अपनी पूरे लेवल की होनी चाहिए, फिर चाहे वो कुछ भी पूछ ले। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए वर्क्स थ्राइस एज मच एज बी। ए जो है 3 गुना काम करता है एज़ कम्पेयर टू बी।
फिर एफिशिएंसी के बारे में आइडिया मिल गया कि अगर बी एक दिन में एक चेयर बनाएगा तो ए जो है 3 बनाएगा। 3 गुना का क्या मतलब होता है, मतलब एफिशिएंसी के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा है। वो परसेंटेज फॉर्म में भी मिल सकता है क्वेश्चन में, वो डायरेक्टली ऐसे भी मिल सकता है कि जैसे इन्होंने लिखा था ए जो है थ्राइस काम करता है, ए वर्क्स थ्राइस एज मच एज बी। ए थ्राइस काम करता है एज कंपेयर टू बी, तो पहले बी को लेट करना पड़ता है हमेशा। इस केसेस ऐसे केसेस में क्या करना होता है, पहले सेकंड वाले फैक्टर को लेट करना होता है जिस पे पहला वाला डिपेंड कर रहा है। तो ए बी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो बी की 1 मान लो, तो ए की डेफिनेटली 3 हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो एफिशिएंसी लेट कर लेते हैं, तो बी की आ गई 1, ए की आ गई 3। फिर बोला ए पूरे काम को कर देगा 12 दिन में, टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क कैसे निकला, ए से काम करवाओ कितने दिन, 12 दिन। ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 3, तो 12 दिन में बना देगा 3 × 12 बराबर 36 चेयर्स। अब ये जो 36 चेयर्स हैं ये बनवानी किससे हैं, ये बनवानी है ए प्लस बी से। तो ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं, 4, करवाना कितना है 36, तो टाइम कितना लगेगा 36/4 बराबर 9 डेज। है ही नहीं कुछ इन क्वेश्चंस में। एफिशिएंसी स्टार्टिंग में मिल जाएगी, टोटल वर्क किसी एक फैक्टर से निकल जाएगा, यहाँ तो ए से करवा रहा होगा वो या बी से करवा रहा होगा। तो यहाँ ए से करवा रहा था कितने दिन, 12 दिन, मैंने करवा दिया। ए की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड पे ए कितने दिन काम कर रहा है, टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क निकलने के बाद देखो काम करवाना किससे है, काम करवाना है ए और बी से मिल के। तो ए 3 बना रहा है, बी 1 बना रहा है, दोनों जने मिल के 4 बनाएंगे, और बनवानी 36 है तो 9 दिनों में बन जाएंगे। देखने में क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है ये वाला भी, लेकिन ध्यान दोगे तो देखो कि ये एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, पहली लाइन में तो पता है कि बी जो है 4 गुना काम करता है एज़ कम्पेयर टू ए। तो आप ए की मान लोगे 1 चेयर और बी बनाएगा 4, वो तो ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इफ़ बी टेक्स 15 डेज लेस देन ए, बी जो है 15 दिन कम लेता है ए से किसी काम को ख़त्म करने में, तो बताओ ए और बी अकेले अकेले पूरे काम को कितने समय में ख़त्म कर देंगे। जो पीछे 2 क्वेश्चन किए ना उसमें सीधा बोला होता था कि बी 15 दिन में पूरा काम ख़त्म कर रहा है, ए 12 दिन में पूरा काम ख़त्म कर रहा है। यहाँ ऐसा नहीं बोल रहा, यहाँ बी और ए में कंपैरिजन दे दिया कि बी जो है 15 दिन कम लेता है ए से। तो ऐसे क्वेश्चन में एक्स लेट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, लेकिन स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। आपने पेपर में टाइप पहचाननी सिर्फ कि ये क्वेश्चन किस टाइप में फॉल कर रहा है और इसको किस मेथड से करना होता है। मेथड मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहते हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत मोल्ड करता हूँ मैं चीज़ों को। मैं हर क्वेश्चन के लिए नया मेथड नहीं लाता हूँ कि बोलो कि अब इस क्वेश्चन को करने का हो सकता है जो मैं मेथड बताऊँ उससे भी कोई शॉर्ट मेथड हो, लेकिन आप कितनी चीज़ें याद कर लोगे, बड़े शॉर्ट के चक्कर में गलती नहीं कर सकते ना। इसलिए एक ही मेथड अपनाओ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अप्लाई करने की कोशिश करो। स्टार्ट विल बी सिमिलर। बी किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे, तो ए सबसे पहले लेट करोगे आप 1, तो बी कितनी बना देगा 4, क्योंकि वो 4 गुना काम कर रहा है। तो बी विल मेक 4 चेयर्स पर डे। दोनों की एफिशिएंसी तो आ गई। अब बोल रहा है बी ने 15 दिन कम लेने हैं किससे, ए से। बी भी कुछ दिन लेगा और पूरा काम ख़त्म करेगा, और ए भी कुछ दिन लेगा और पूरा काम ख़त्म करेगा। काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, बस बी जो है 15 दिन कम ले रहा है एज़ कम्पेयर टू ए। अगर बी 15 दिन कम ले रहा है तो ए 15 दिन ज़्यादा ले रहा होगा। ऐसा लिखा हो कहीं पे कि बी जो है किसी काम को 10 दिन में करता है और ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है, तो आप बोल सकते हो ना कि बी जो है ए से 5 दिन कम ले रहा है। बी ए से 5 दिन कम नहीं ले रहा, वो 15 में कर रहा है, ये 10 में कर रहा है, तो ये 5 दिन कम ले रहा है। लेकिन अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ए जो है बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है। तो इस लाइन को पढ़ने के 2 तरीके हैं। अगर बी 15 दिन कम ले रहा है ए से, इट मीन्स ए जो है 15 दिन ज़्यादा ले रहा है बी से। वो 15 दिन ज़्यादा ले रहा है, इट मीन्स अगर ये एक्स डेज में काम करता है तो ये एक्स प्लस 15 में करेगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन बनानी होती है पेपर में भी, सोच के कि बी अगर 15 दिन कम ले रहा है दैट डज मीन कि ए 15 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो मैंने ए के 15 दिन बढ़ा दिए। अगर बी किसी काम को एक्स दिन में ख़त्म कर रहा है तो वो एक्स तो लेगा लेकिन 15 और लेगा। अब मेरे पास बी की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, तो एक्स निकल जाएगा। बी की वैल्यू 4 डालो तो 4 × एक्स 4x बराबर, ए की वैल्यू 1 है तो 1 को उससे मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, बिकॉज 1 × x + 15 इज़ x + 15।
तो ये एक्स जब इस साइड आएगा तो ये इधर रह जाएंगे 3x, 3x बराबर 15, x बराबर 5। अब निकलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के दो तरीके हैं, यहाँ तो यहाँ से निकाल लिया जाए या यहाँ से निकाल लिया जाए, दोनों ही जने टोटल वर्क कर रहे हैं। लेकिन वहाँ से निकालने में मेरे को इसको पहले ऐड करना है, फिर a से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ सीधा b इंटू एक्स करना है। x की वैल्यू कितनी आ गई 5 और b की वैल्यू है 4, तो टोटल वर्क आ जाएगा 4 इंटू 5, और 4 इंटू 5 कितना होता है 20। टोटल वर्क आ गया 20 चेयर्स। अब ये 20 चेयर्स इंडिविजुअली बनानी दोनों जनों से। a एंड b अलोन का मतलब होता है अकेले अकेले, कि बताओ a अकेला कितने दिन में बना देगा। a एक दिन में कितनी बनाता है 1, तो 20 बनाने में कितने दिन लेगा 20 दिन लेगा, तो a कर देगा पूरा काम 20 दिन में ख़त्म। b एक दिन में कितनी बनाता है 4, 20 बनाने में 5 दिन लेगा। तो 5 डेज और 20 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। बस ये थोड़ा सा करना था यहाँ पे, लेकिन वो कोई मुश्किल काम नहीं था। क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन फ्रेम करो, और इक्वेशन फ्रेम एक दिन में तो होती नहीं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। जो बुक है आपके पास उसमें ये टाइप मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी ये टाइप, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ। सोल्यूशन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसमें बस एक एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ी, एक्स की वैल्यू निकाल के टोटल वर्क निकला। पिछले क्वेश्चन में एक्स वाला फैक्टर ही नहीं था, सीधा निकल गया। तो थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा सकता है वो, बट ये है कि कुछ करना नहीं है आपको, टोटल वर्क निकालना, एफिशिएंसीज पहले निकाल ली और बाद में जो पूछा वो बता दो। मिलके नहीं पूछा था, इस बार पूछा था अकेले अकेले। मिलके पूछा होता तो मिलके दोनों जने कितनी चेयर्स बना रहे हैं 4 और 1 5, 20 बनाने में 4 दिन लेंगे। ही कैन आस्क एनीथिंग, बट आपको अपने मेथड पे टिके रहना है कि मुझे ये मेथड आता है और मैंने ये क्वेश्चन पेपर में करके आना है, जो मर्जी हो जाए। थोड़ा बहुत चीज़ों को ईगो पे लो कि मेरे को अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो मुझे वो करना ही करना है, हर हालत में करना है, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आप बड़ा कॉम्प्लेसेंट हो जाओगे कि कोई बात नहीं निकला तो भी इशू नहीं है, फिर दिक्कत है। प्लस जो थोड़े सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि जीएस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। जीएस में मार्क्स पढ़ने वालों को भी उतने ही आते हैं, और जो बिना पढ़े थोड़े बहुत तुक्के मार के आता है उसके भी उतने ही आते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जीएस बहुत वास्ट होती है। अगर पढ़ने का टाइम है आपके पास तो सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो, वो आपको देखना है किसकी कितनी वेटेज है और किस पे कितना एफर्ट करने का फ़ायदा है। अब जैसे लिख दिया होता उन्होंने स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स, उसकी कोई एंड है कहीं पे? स्पोर्ट्स तो लिख दिया, वो किस गेम से क्या पूछ लेगा, यू डोंट नो। हमें तो क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी के बाद पता ही नहीं दुनिया एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। चलो टेनिस तक का क्वेश्चन बना लेंगे हम, वो आपसे आइस हॉकी का पूछेगा, स्कीइंग का पूछेगा, मैराथन में पूछ लेगा कि ये कुछ इतने किलोमीटर की रेस हुई थी तो वर्ल्ड में बताओ किसने टॉप किया था इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें, अवार्ड्स ही बहुत ज़्यादा है। हमें अपने देश के सारे अवार्ड्स नहीं पता कि इस साल खेल रत्न अवार्ड किस किस को मिला, हमें सिर्फ एक आधा याद रहता है, जैसे रोहित शर्मा को मिला क्रिकेट में, तो बाकियों को बाकी फील्ड्स में तो मिलता है। तो जो फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट हो वो नहीं आप कवर कर सकते। बुक्स एंड ऑथर्स लिखा होगा, कितनी कितनी याद कर लोगे, एक आधी तो चलो ठीक है, तो बुक्स एंड ऑथर्स में तो कोई एंड ही नहीं है। तो जहाँ एंडलेस चीज़ें हैं वो 1-2 दिन में नहीं कवर होती। ये जो बुक्स एंड ऑथर्स या जो इस प्रकार की चीज़ होती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली, ये उन बच्चों के लिए है जो डेली अखबार पढ़ते हैं या किसी तरीके से करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं। ये वो बच्चे आराम से कर लेंगे, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे एक आइडिया रहता है कि आज कौन सी बुक लॉन्च हो रही है, आज कौन सी घटना हो रही है। जो 2 महीने में ये सारी चीज़ें समेटने की कोशिश करते हैं ना, वो एग्ज़ाम में फिर हालत ख़राब हो जाती है उनकी, मिक्सअप हो जाता है सब कुछ। तो वही बोल रहा हूँ, जिन्होंने पहले से तैयारी नहीं की है, अभी ये 2 महीने के चक्कर में है, वो जीएस में बहुत ज़्यादा एफर्ट मत लगाना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मतलब बाद में पछताओगे आप कि यार पढ़ के भी गया था, वहाँ पेपर में कुछ वैसा दिखा ही नहीं जो पढ़ा हुआ था। तो ऐसा ही होता है जीएस में, एफर्ट लगाना है तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में लगाओ, जिससे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। जीएस किस्मत बेसिस पे भी है थोड़ी बहुत, क्योंकि वास्ट ही बहुत ज़्यादा है ना। ज्योग्राफी में भी कोई लिमिटेड टॉपिक्स तो है नहीं। अगर रिवर्स ही पढ़नी है तो फिर एक एक रिवर को तरीके से पढ़ना है। गंगा पकड़नी है, ब्रह्मपुत्र जितनी है, इंदस को पकड़ना है, फिर अपनी जो महानदी कृष्णा कावेरी वगैरह उनको तरीके से पढ़ना है, एक एक रिवर को जड़ से पकड़ना है फिर पढ़ना है। तो एक रिवर को पढ़ने में भी कम से कम 30-40 मिनट लगते हैं, अच्छे से पढ़नी हो तो। और फिर वो फैक्ट्स जो लिखे हैं उनको दिमाग में अच्छी तरह फिट कर लेना, और वो भूले ही ना 3-4 महीने तक। तो इट टेक्स टाइम। इसलिए मेरी एडवाइस है, आपको माननी है मानो, नहीं माननी नहीं मानो, वो आपकी चॉइस है, बट
मैं यही करता हूँ कि जीएस को कम टाइम देता हूँ, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है। बेशक पेपर में इसके मार्क्स ज़्यादा हैं, बट अगर आप मैथ में 100% स्कोर कर जाओ, रीजनिंग में 100% स्कोर कर जाओ और इंग्लिश में 90% स्कोर कर जाओ, तो एग्ज़ाम तो आपका वैसे ही निकल गया, इर्रिस्पेक्टिव कि आप जीएस में कितने मार्क्स ला रहे हो। जीएस उसने पहले नहीं डाली थी जूनियर असिस्टेंट में, अब डाल दी, बट इससे कुछ चीज़ें टफ नहीं होगी, वो सभी के लिए डाल दी ना। किसी को कोई एज नहीं मिल रहा उससे कि आप बोलो कि वो वाला कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाएगा, कुछ नहीं। जीएस में लीड लेना बहुत मुश्किल काम है। एक जो केएस की तैयारी कर रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो मे भी आपसे आगे निकल जाए, बट एक नॉर्मल कैंडिडेट आपको जीएस में बीट नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा मार्क्स से। कितने ज़्यादा ले आएगा? 5। आप मैथ में ऐसी टक्कर दे सकते हो उसको कि वो टिकेगा ही नहीं आपके आगे, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर हमने टाइप पढ़ी हुई है तो हम बना लेंगे। बट जीएस में ऐसा नहीं है। जीएस में अगर आपको रोहित शर्मा के बारे में जानकारी है तो विराट कोहली के बारे में भी होनी चाहिए। सिर्फ रोहित शर्मा पढ़ के आप विराट कोहली नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ बना सकते हो आप। यहाँ पेपर में आपने अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी किया हुआ घर पे, तो पेपर में जाके बना सकते हो। थोड़े प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके, थोड़ा जो अभी पढ़ रहे हो वो यूज़ करके, तोड़ मोड़ के किसी तरीके से आप मैथ का क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन ये लग्जरी आपके पास जीएस में नहीं है। तो बहुत भाषणबाजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर एफिशिएंसी वाली टाइप में कोई टफेस्ट क्वेश्चन है तो वो ये है, मतलब इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन एफिशिएंसी टाइप में नहीं बनता। अब ये टफ उनके लिए है जिन्होंने परसेंटेज रेशो नहीं पढ़ा हुआ। जिनको परसेंटेज रेशो पे कमांड है वो ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स बना लेंगे। कैसे? क्या बोल रहा है? ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट दैन बी। ये एक बात ख़त्म हुई। एंड बी इज़ 20% लेस एफिशिएंट दैन सी। ए का कंपैरिजन बी के साथ दिया है, बी का कंपैरिजन सी के साथ दिया है। दो अलग अलग रेशोज़ बनेंगी और उन दोनों को क्लब कर लेंगे। रेशो क्लब करना आती है हमें। फिर आगे बोल रहा है, जो वो बाद में पढ़ते हैं, पहले रेशो बनाते हैं तीनों की। ए बी, ए 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। बी से है ना, तो बी की 100 मानो, तो ए की 140। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनेगी? 0 से 0 काट दो और 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा, तो ये 14 और 10 कट जाएगा। फिर ले लो बी और सी को, तो बी जो है 20% कम एफिशिएंट है किससे? सी से। 20% कम किससे? सी से। तो सी की 100 मानो, बी की 80 आ जाएगी। 20% कम का ये मतलब होता है वो 100 बनाएगा तो ये 80 बनाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, 0 से 0 काट दो, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये और ये कट गया। अब आपने देखा यहाँ भी बी नज़र आ रहा है और यहाँ भी बी नज़र आ रहा है, तो फिर ये डिफरेंट कैसे हो सकता है? अगर ए ने यहाँ बी ने सॉरी यहाँ पे 5 चेयर्स बनाई है, तो वहाँ भी बी 5 ही बनाएगा, वहाँ 4 थोड़ी बनाएगा। तो दोनों को सेम करेंगे अब हम। तो 4 वाली साइड 5 से और 5 वाली साइड 4 से। इसको किया तो इसको भी करना पड़ेगा, इसको 5 से किया तो इसको भी करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? बी सेम हो गया। बी कितना हो गया? 20। बी यहाँ भी 20। सी आ गया आपका 25 और ए आ गया 28। तो तीनों की रेशो निकल गई। ए इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ 28 इज़ टू 20 इज़ टू 25। ये जो पहली 2 लाइनों में यहाँ तक जो उसने क्वेश्चन में बोला है वो मैंने पूरा का पूरा बना लिया। इससे मेरे को ये चीज़ समझ आ रही है। लेकिन ये सब करने के बाद, तो ये सब आप कब कर पाओगे? जब आपको परसेंटेज चैप्टर आता होगा, जब आपको रेशो चैप्टर आता होगा। परसेंटेज नहीं भी आता होगा, काम चल जाएगा। ये कोई अनपढ़ बच्चा भी कर लेगा कि 100 से 140 और 100 से 80। लेकिन ये जो जोड़ने वाला काम होता है, इसके लिए समझ होनी चाहिए कि बी सेम है तो बी सेम करना है। और 5 का 4 नहीं बनता था, 4 का 5 नहीं बनता था, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि इससे यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, और इससे ये दोनों सेम हो जाते हैं। जब ये सेम हो गए तो तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। जब एफिशिएंसी पता चल गई, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है ए 6 दिन कम लेता है। ए 6 दिन कम लेता है किससे? सी से, किसी काम को ख़त्म करने में। ए 6 दिन कम लेता है तो इट मीन सी 6 दिन ज़्यादा लेता है। ए कुछ दिन ले रहा है और उसी काम को करने में सी भी कुछ दिन ले रहा है। बोला है ए जो है 6 दिन कम ले रहा है तो इट मीन सी 6 दिन ज़्यादा लेगा। मतलब अगर ए x डेज़ में करेगा तो वो x + 6 डेज़ में करेगा। आपको इस कंडीशन को कम वाली को ना अपने तरीके से बनाना है, जिससे आपकी नेगेटिव साइन ना आए। तो मेरे को ए की वैल्यू भी पता है, मेरे को सी की वैल्यू भी पता है। सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में। ए की जगह 28 रखेंगे तो 28 × x कितना होता है? 28x बराबर सी की जगह 25 रखेंगे, और ये जो 25 है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 6 ब्रैकेट में है, तो 25 × x विल बी 25x और 25 × 6 विल बी 150 150।
25x यहाँ से काट दो, 25x यहाँ से काट दो, 3x बचेंगे, 3x बराबर 150, 3 1 ज़ा 350 ज़ा x बराबर 50। जैसे x की वैल्यू निकल गई, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा टोटल वर्क निकालना। एफिशिएंसी मुझे पता थी, x मैंने निकाल लिया, तो अगला पॉइंट क्या है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने का ये सबसे बेस्ट मेथड है कि a की वैल्यू पता है, x की डाल दो। a की कितनी है जी, 28, और x की जगह आ जाएगा 50। मल्टीप्लाई मत करो, 28 इंटू 50 मेरे को पता 1400 होता है, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। 28 इंटू 50 रहने दो टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 28 इंटू 50। किससे करवाना है, b से। तो 28 इंटू 50 जो काम है हमारा, ये करवाना है b से। तो b की एफिशिएंसी कितनी है, 20। तो डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 14 5 ज़ा 70 डेज़। तो 70 दिन में पूरा काम ख़त्म कर जाएगा। टफ़ क्यों बोला मैंने आते कि ये लेंथी हो गया ना थोड़ा सा। जो क्वेश्चन लेंथी है वो टफ़ है, क्योंकि पेपर में लेंथी क्वेश्चन जब बनाओगे तो गलती लगने के चांस हद से ज़्यादा हो जाते हैं। कितनी सारी चीज़ें करनी थी इस क्वेश्चन में। पहले रेशियोज़ कंबाइन करनी थी, फिर यहाँ पे a इंटू एक्स और c इंटू एक्स प्लस 6 लिखना था, फिर x की वैल्यू निकालनी है, फिर टोटल वर्क निकालना है, फिर डिवाइड करना है। तो जब 3-4 चीज़ें पेपर में करनी पड़ेंगी, वहाँ एग्ज़ाम प्रेशर रहता है। तो 14 इंटू 5 70 की जगह 68 भी लिखा जाता है। ऐसी गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में, नए कैंडिडेट से तो डेफिनेटली होती हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक उसको मारती है स्टार्टिंग में, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की नहीं होती। 10-12 क्वेश्चन करने को प्रैक्टिस थोड़ी बोलते हैं मैथ में, किताबें घिसानी पड़ती हैं। तो आई होप ये जो मैंने 4-5 क्वेश्चन करवाए हैं आपको क्लियर होंगे। और अगर आपके और डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो मेरे को डाउट अच्छा लगेगा मैं उसके लिए ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको अपना बेस्ट पॉसिबल वे से वो क्वेश्चन समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।